कि इन आदिवासियों को इनको उजाड़ो, क्योंकि कारपोरेट को जमीन चाहिए थी, वहां का जंगल चाहिए था। तो 850 गांव जला दिए थे और अनगिनत महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ वहां और लोगों को उजाड़ दिया। लोग वहां लड़े, कई तरीकों से लड़े। सलवा जुडूम को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि कोई भी सरकार सिविल जो लोग हैं उनको हथियार नहीं दे सकती। लेकिन अब नए तरीके से फिर ये गौ रक्षा टास्क फोर्स ले आए और आने वाले टाइम में जो ये भर्ती हुई है 4 साल वाली फौज की अग्निवीर, ये अग्निवीर जब आएंगे रोजगार कहीं होगा नहीं, तो कहीं तो फैक्ट्रियों में गार्ड लगेंगे, कहीं ये रक्षा इसमें गौ रक्षा टास्क फोर्स में भर्ती हो जाएंगे, कहीं किसी ने जमीन का कब्जा लेना होगा, किसी कारपोरेट ने कहीं 1000 एकड़ 2000 5000 एकड़ खरीद ली जमीन और कब्जा लेना होगा, किसान कब्जा देगा नहीं तो उसके खिलाफ ये खड़े हो जाएंगे। तो धीरे धीरे जो सिविल लोगों को हथियार देके दूसरे सिविल लोगों के खिलाफ जो खड़ा कर रहे हैं उनके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी देर हो जाएगी। तो सभी साथियों से मैं 2-2 मिनट जो साथी आए हैं उनको चाहूंगा, उसके बाद हमारे मुख्य वक्ता बोलेंगे। भीम आर्मी से हैं प्रदीप भानखड़ जो लगातार लड़ते रहते हैं, अभी भी साइकिल यात्रा उन्होंने की है और भी बहुत से मुद्दों पे लड़ते हैं। इस मसले पे भी उन्होंने बाकायदा अपनी टीम की तरफ से ज्ञापन दिया, बातचीत रखी, तो वो रखेंगे अपनी बात। और साथियों ये चाहूंगा कि 2-2 मिनट का ही एक बार टाइम ले लें तो अपने संरक्षकों की तरफ से बातचीत रखी जाए। धन्यवाद उदय भाई। तो सभी को मेरा जय भीम, जय छोटूराम, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत। ये बहुत गहरा विषय है। मैं गया हूँ मेवात में, मैं रहा हूँ मेवात में। गुड़गांव में पढ़ता था, मेरा एजुकेशन सेंटर था वहाँ पे। तो तमाम मुस्लिम बच्चे मेरे एजुकेशन सेंटर में पढ़ते थे। मैं एजुकेशन की CSCPT IPCC HAA की तैयारी करवाता था वहाँ पे। कोरोना के टाइम में मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि खर्चे एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गए थे। तो वहाँ का कल्चर मैंने देखा है, जो वहाँ पे वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, आज आप लोगों के समक्ष रखी जा रही हैं, वो चीज़ें नहीं है ऐसी। ये आपस का भाईचारा तोड़ने का है। जो चीज़ें आप यहाँ पे बैठ के देखते हैं, मैं वहाँ के गाँव में गया हूँ। गुड़गांव से सटा हुआ एरिया, सोना से बिल्कुल सटा हुआ एरिया, जो बिल्कुल निचले छोर पे, निचले पायदान पे खड़ा है। आप जाके देखें, वहां पे छोटी छोटी बच्चियां, इतनी इतनी बच्चियां आपको घरों के सामने खेलते हुए मिलेगी। उनसे बोलो कि बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, तो बहुत रिप्लाई आता है कि स्कूल नहीं है। कागजों में स्कूल है वहां पे, गांव के अंदर कागजों में स्कूल है, चलता है, बिल्डिंग बहुत बड़ी दिखा रखी है, लेकिन कमरा एक है वहां पे। आप लोग बेशक चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन जब तक आप मानवता के लिए काम नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस देश को मजबूत बना सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। छोटी बहन चाहना जब बोल रही थी तो मैं भावुक हो गया थोड़ा सा। आप जाके देखो, सच में वहां पे आपको प्यार मिलेगा। धन्यवाद। बात रखी है वो एक नई बात ओहो, मैं पूरे तौर पे कहता हूं कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूरे देश का कोई नागरिक आए जो मेवात को जानना चाहता है, मेवात में स्टडी करना चाहता है, वो आए। मेरा घर उसके लिए जगह है, किसी टाइम भी आए, उसका खाने का, उसका रहने का प्रबंध हम करेंगे। और वो हमारा प्रबंध भी इन्होंने किया, बड़ी मदद की, और आगे भी हम जाएंगे तो वो मदद का है। तो डॉक्टर अशफाक आलम से मैं चाहूंगा कि वो आए, जो वहाँ शिक्षा के ऊपर काम करते हैं, चिकित्सा पे काम करते हैं। और मैंने जब वीडियो बनाया था तो डिक्शनरी बोल सकते हैं मेवात की। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, आइए आप।
जिंदाबाद साथियों, जोरदार तालियां आप अपने लिए लगाइए एक बार। जोरदार तालियां। मैं अली सरदार जाफरी ने कहा था एक शेर कि इश्क का नगमा जुनू के साज पर गाते हैं हम, इश्क का नगमा जुनू के साज पर गाते हैं हम, अपने गम की आंच से पत्थर को पिघलाते हैं हम, और जाग उठते हैं तो सूली पे भी नींद आती नहीं, और वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम। और इस जमी को हमसे बढ़कर प्यार कर सकता है कौन, और अगर मरने पे आ जाए तो मर जाते हैं। काबिल एहतराम सामीन, मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी है कि मेवात की बात मैं हिसार में कर रहा हूँ। मेरे साथी ने कहा था कि हम लोग हिसार चल रहे हैं, वसीम सैफी साहब ने, क्या वहाँ हमें सुनने के लिए लोग होंगे? मैंने कहा कि सिर्फ 2 लोग अगर हों और 2 लोग मेरी बात सुने और उसमें से एक शख्स अगर हमारी बात को समझ ले तो हमारी यात्रा सफल है। मैंने मैं बहुत सी बातें चाहना बेटी ने और सबने हमारे साथियों ने कहा, मैं थोड़ा दूसरी बातें करना चाहता हूं ताकि आप मेवात को जान जाएं, थोड़ा समझें और गहराई से मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहले हम मेवात को जाने कि मेवात है क्या। उस सिलसिले में मेवात हरियाणा का एक जिला नहीं कह सकते, एक रीजन है, क्योंकि जो मेवात हम बोलते हैं तो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्से को बोलते हैं। उसका एक जिला नूह है। आजकल जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सत्यमेवपुरम के नाम से जिला बनाया था 2004-05 में। जब वो गए, हुड्डा साहब की सरकार आई तो उन्होंने उसका नाम मेवात जिला रखा, और पिछले दिनों जब खट्टर साहब आए तो उन्होंने इसका नाम फिर से नूह रख दिया। ये एक जिला है। हम लोग नूह जिले पे बातचीत करते हैं। मेवात की थोड़ी सी मैं तारीख आपको बयान करना चाहूंगा कि मेवात का इतिहास क्या है। कम से कम 1100 साल पहले हम समझते हैं कि उस वक्त आमतौर से जो मेवाती हैं वो आदिवासी रहे होंगे, क्योंकि उनका और मीनाओं का जो गोत पाल और सारी सिस्टम से मिलता है, और जो अंग्रेजों ने जो रिपोर्ट दी थी उससे ये पता चलता है कि ये ट्राइब्स हैं। तो ट्राइब्स ने 1100 साल पहले, 1200 साल पहले इस्लाम धर्म कबूल किया लोगों ने आमतौर से, और किन कारणों से किया होगा, उस वक्त जो छुआछूत भेदभाव रहा होगा उससे प्रभावित होकर जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। अंग्रेजों में जरा तेजी में ही इसको बयान करना चाहूंगा, उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। लेकिन जब आप पूरा मुगल, खिलजी, बलबन के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दिल्ली से इतना नजदीक रहने वाला ये कौम जो अपने आप को धार्मिक रूप से इस्लाम का पे चलने वाला कहता है, बलबन से इन्होंने लड़ा। बलबन ने 1 लाख मेव समुदाय लोगों की गर्दन कटवा के मीनार बनवा दिया। मुगलों से लड़े। और इतिहास को अगर फिर भी मैं आपके पास तेजी में बयान करूं तो अकबर से भी ये लड़े, और अकबर से आप आगे आए तो आप देखेंगे कि बाबर जब इस मुल्क पे हमला कर रहा था और राजस्थान की तरफ से दाखिल हो रहा था, और उनके मुकाबले में राणा सांगा खड़े थे तलवार लेकर के बाबर के खिलाफ। ये हाँ मैं बता रहा हूं खिलाफ। तो उस समय हसन खान मेवाती, राजा हसन खान मेवाती, जो मेव राजा जो 200 साल तक उन्होंने हुकूमत किया, उनके आखिरी राजा थे। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा हूं लेकिन समझने की कोशिश करता हूं एक मेवाती होने की हैसियत से। वो राणा सांगा के साथ राजा हसन खान मेवाती 12,000 घोड़सवारों के साथ बाबर के मुकाबले में खड़े होते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि बाबर ने चिट्ठी लिखी, और नेशनल आर्काइव्स दिल्ली में वो चिट्ठी मौजूद है। आप में से रिसर्च करने वाले लोग जाके उसे देख सकते हैं। बाबर ने चिट्ठी लिखा कि हसन खान मेवाती, तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूं, तुम भी कलमा पढ़ते हो मोहम्मद साहब का, मैं भी कलमा पढ़ता हूं, हम कुरान के भाई हैं, हम कलमा के भाई हैं, हम दीन के भाई हैं, तुम मेरी तरफ चले आओ, राणा सांगा को छोड़कर हम तुम्हें बड़ी हुकूमत दे देंगे, बड़े सोने चांदी से नवाजेंगे, तुम मेरी तरफ आ जाओ।
उसका जवाब बाबर ने लिखा, जबकि हसन खान के बेटा बाबर के कब्जे में था। उस वक्त बाबर को जवाब देते हुए हसन खान मेवाती ने लिखा था कि बाबर, ये सही है कि मैं मुसलमान हूं, तू मुसलमान है, तू कलमा पढ़ता है, मैं भी कलमा पढ़ता हूं, तू कुरान पढ़ता है, मैं भी कुरान पढ़ता हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने राणा सांगा के साथ मिलकर तुमसे लड़ूंगा, तुमसे तलवारों को टकराऊंगा, इसलिए कि तू विदेश से आया हुआ आक्रमणकारी है और राणा सांगा देश की मिट्टी की हिफाजत कर रहा है। ये हमारा इतिहास है, ये हमारी तारीख है। यही नहीं, इतिहास के लोग जानते होंगे कि 1835 में, उसके बाद 1835 में जबकि देश में अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं चली हुई थी, हमारे फिरोजपुर झिरका, जहां हमारी ये सब लोग हैं थे, उदय भाई वगैरह, फैक्ट फाइंडिंग करने, फिरोजपुर झिरका के नवाब शमसुद्दीन, जो आखिरी नवाब हुआ करते थे वहां के, फिरोजपुर झिरका उनका हेडक्वार्टर था। नवाब शमसुद्दीन ने 3 अक्टूबर 1835 में ही उन्हें फांसी दिया गया। इसलिए फांसी दिया कि उनके जो शूटर थे करीम खां, और उन्होंने एक बार विलियम फ्रेजर, जो अंग्रेजों का बड़ा अधिकारी हुआ करता था, वो मेवात गया और फिर उसने कुछ ऐसी बातें की कि उनकी करीम खां जो शूटर था उनको लगाया गया। हमारी मेवाती भाषा में भर मारू कहा जाता था उनको, यानी गोली भरी और मारा किसी भी चीज को, तो इतना निशानेबाज था। उनको नवाब शमसुद्दीन ने कहा था कि ये जो अंग्रेज विलियम फ्रेजर है, ये जब तक जिंदा रहेगा यहाँ के हमारी बहू बेटियों पर निगाहें रखेगा और आने वाले समय में हमारे लोगों का बड़ा नुकसान करेगा ये भारत का, इसको जाकर के जो है मारने की जरूरत है। ये विदेशी हमारे देश के बेटियों पर निगाह भी रखता है, जमीनों पे भी कब्जा किया हुआ है, इसको मारने की जरूरत है। और उनकी हत्या हुई, किया जाकर के करीम खान ने मारा, और इसके बदले में देश की पहली फांसी 3 अक्टूबर 1835 को नवाब शमसुद्दीन को और उनके शूटर करीम खान को दी गई थी दिल्ली गेट पर। और यह कहा गया था कि इसके जनाजे में कोई नहीं आए। तब उस वक्त 10,000 लोग, सभी समुदाय के लोग उसके जनाजे में शरीक हुए थे और अंग्रेजों को चैलेंज किया था। यह पहला मौका था। यह हमारा इतिहास है, यह हमारी तारीख है, जो देश के लिए कभी, और यही नहीं, आप जो लोग तारीख की किताबें पढ़ते होंगे आप जाकर देखें कि हमारे मेवात का एक गांव है घासेड़ा, सिर्फ घासेड़ा के 500 लोगों को फांसी पे चढ़ाया गया एक दिन। कितना? 500 लोगों। आप भारत का इतिहास पढ़ लो, किसी एक गांव के 500 लोगों को फांसी देश की आजादी के लिए 1857 से लेकर 1947 तक अगर चढ़ाया गया हो, तो मेवात का गांव घासेड़ा, जहां 500 लोग को फांसी चढ़ाए गए, उसी मेवात का गांव रूपड़ाका, जहां शहीदी मीनार बना हुआ है, 442 लोगों को एक ही दिन में फांसी दी जाती है। उसी मेवात का गांव है नगली, जहां 52 लोगों को एक ही दिन में फांसी चढ़ा दिया जाता है। पूरी सीरीज है जो इतिहास के लोग पढ़ सकते हैं, किताबों में आपको मिल सकता है। और मेवात में जो लोग आएंगे उन गांव में शहीदी मीनारों को देखेंगे जिन पर उन शहीदों के नाम खुद हैं। जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, और आज अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं, अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। क्यों टारगेट है मेवात? तो ये मेवात का इतिहास है। मैं कल्चर थोड़ा सा बताना चाहूंगा इस मौके पर। मेवात का कल्चर क्या है? आज भी ये ठीक है कि इस्लाम लाने के बाद, तबलीगी मूवमेंट चलने के बाद मेवातियों में कपड़े लत्ते में थोड़ा चेंज आया, लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं पूरे भारत में मेवात के ही मुसलमान ऐसे हैं जिनका कल्चर कम से कम आज भी 40% हमारे देश के दूसरे भाइयों से, हिंदू भाइयों से मिलता जुलता है। वो कैसे मिलता जुलता है? आप करें कि कोई भी मेव समुदाय का आदमी अपने गांव में अपने बेटे और बेटी की शादी नहीं कर सकता है, अपने खून को बचाता है। पूरे देश में कहीं मुसलमान नहीं बचाता। चाचा की लड़की से शादी हो जाती है पूरे देश में, फूफी की लड़की से शादी हो जाती है, मौसी की बेटी से शादी हो जाती है। लेकिन मेवात का एक ऐसा इलाका है जहां चाचा की लड़की से शादी होना तो बहुत दूर की बात है, कत्ल हो जाएगा, खून हो जाएगा। अपने मां जिस गोद से आती है उस गोद में कभी बेटी की शादी हो ही नहीं सकती आज के तारीख में। ये मेवात का कल्चर है, ये मेवात की तहजीब है जो मिलती जुलती है। आज भी शादियों के बहुत सारे रस्म रिवाज निकाह के बाद भी आज हमारे मिलते जुलते हैं दूसरे सभी भाइयों से। और खास तौर से तो मैं कह सकता हूं कि आज भी जाकर के आप देख सकते हैं, जो हमारे हरियाणा में खास तौर से
जाट समुदाय के लोग हैं, उनसे तो उनका बहुत मिलता है, मीनाओं से बहुत मिलता जुलता है। गोतपाल तो मीनाओं से 100% मिलता है। मीना समाज में दहगल गोत होता है, मुसलमानों में भी दहगल गोत होता है, उनके यहाँ डेमरोत गोत होता है, इनके यहाँ भी डेमरोत गोत होता है, मतलब सेम। उनके यहाँ दुलोत गोत होता है, मुसलमानों में भी मेओं में भी आज दुलोत गोत है। आज भी बिल्कुल उतनी पूरी शक्ति और ताकत के साथ ये गोत और सभ्यताएं आगे बढ़ रही। तो ये वहां का तहजीब है, वहां का कल्चर है। आप और आगे बढ़ें तो मैं इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा इस मौके पर कि जिसकी तारीख ऐसी है, जिसका कल्चर पहले से लेकर अब तक कैसा है, अचानक वो आतंकवादी कैसे हो जाता है, अचानक वो मिनी पाकिस्तान कैसे हो जाता है, कौन सी ऐसी बातें होती हैं। आप सब यहां पर बुद्ध लोग बैठे हैं, ये सियासत और राजनीति है। मैं बहुत हमेशा कहता हूं, जहां भी मुझे मौका मिला है, कि मेवात को समझने के लिए जिस किसी के पास समय हो उसे आना चाहिए। जैसा उदय भाई ने कहा, अपना घर आश्रम है, वहां हम एक प्लेट में खाते हैं और खिलाते हैं सभी आने जाने वाले आदमियों को, न तो उसका जात न उसका धर्म पूछा जाता है। हम एक प्लेट में बैठ के खाते हैं, उनको मौका देते हैं क्या क्या मेवात को जाने। और अब मेवात की शिक्षा और स्वास्थ्य पे, अगर यहां तक ये मेवात है जहां मैंने कल्चर आपको कहा, अगर मेवात के और हालात को आपको अब मैं अपने बयान करूं तो मेवात के साथ आजादी के बाद से ही बड़ा दोहरा रवैया इख्तियार किया गया, बड़ी जिम्मेदारी से। आपके हिसार में कह रहा हूं कि बड़े जिम्मेदारी से, कि मेवात के साथ हमेशा व्यवहार ही उल्टा हुआ है, सिर्फ धार्मिक आधार पर। आप कहेंगे बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हो, धार्मिक आधार पर। अभी एक अधिकारी हमारे यहाँ गए पिछले दिनों एसडीएम बनकर, 26 जनवरी को झंडोत्तोलन के बाद हम लोग चाय पीने बैठे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप जो है थोड़ा लड़कियों की शिक्षा को लेकर के थोड़ा आप मुस्लिम समुदाय में आप थोड़ा जागरूकता पैदा करें। मैंने कहा मैम आपने क्या सुना है? उन्होंने कहा कि मैम लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, धार्मिक आधार पर नहीं पढ़ाते हैं। मैंने कहा कि मैम हमारे जिले में पिछले साल की बात है, हमारे जिले में 60 गर्ल मिडिल स्कूल गांव में है, देहाती क्षेत्र में लड़कियों के पढ़ने के लिए 60 गर्ल मिडिल स्कूल है। 55 में कोई टीचर ही नहीं है, शिक्षक ही नहीं है, टीचरलेस। पिछले 7 साल से चल रहा है, उड़ा साहब के जमाने में हुआ था और अब तक जो है पिछले साल में उनसे कह रहा था कि ये टीचरलेस। 60 में से 55 स्कूल टीचरलेस। अगर मीडिया के साथी हैं तो आप लिखना। उन्होंने कहा ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मैंने कहा कि मैम ऐसा ही लगता है जब चंडीगढ़ से अधिकारी आते हैं तो ये टोपी कुर्ता वाले लोग हैं, ये तो बेटी को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। मैंने कहा कि आप एक बार जिला शिक्षा अधिकारी से पता करें। उस समय जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी थे। दिनेश शास्त्री जी को उन्होंने फोन लगाया कि भाई एक आदमी कह रहा है कि यहाँ 60 गर्ल मिडिल स्कूल है और 55 में कोई टीचर नहीं है। उन्होंने कहा कौन आदमी है? उन्होंने कहा भाई डॉक्टर अशफाक नाम का कोई आदमी है। उन्होंने कहा कि अगर वो सच कह रहे हैं तो 100% सही कह रहे हैं, 60 में से 55 स्कूल टीचरलेस। अभी मैं पिछले दिनों एक मंच पे कह रहा था, हमारे डीसी साहब मौजूद थे उस मीटिंग में। मैंने कहा कि सर 62 स्कूल हमारे जिला में बिल्डिंग लेस है, मकान नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। अजय कुमार जी हमारे आईएएस है, महेंद्रगढ़ से आए पिछले दिन। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा कि डीडब्ल्यू साहब आपके बगल में बैठे, आप पूछ लीजिए कि 62 स्कूल टीचर बिल्डिंग लेस है, उसमें मकान नहीं है, उसमें एक कमरा नहीं बना हुआ है। ऐसे वक्त में जब बिल्डिंग बनाने के लिए तो लोग आतुर रहते हैं, बहुत पैसे आते हैं। और इसका अंजाम ये हुआ जो मैंने कहा कि लड़कियों के स्कूल खाली है टीचर से। सरकार ने क्या किया? इस मौजूदा सरकार ने, ठीक है कल्चरल वो चाहते थे कि लड़कियों का स्कूल मिडिल हो, स्कूल भर गए, स्कूल में लड़कियां खूब आ गई, कोई टीचर नहीं दिया गया उन स्कूलों में। और आखिर जब हमारे जैसे लोग अलग अलग मंचों पे सवाल उठाते रहे कि टीचर क्यों नहीं है, तो मौजूदा सरकार ने सभी गर्ल स्कूलों को बॉयज के साथ मर्ज कर दिया, मर्ज कर दिया। कोई बात नहीं, उसके बाद भी आप जा सकते हैं, आप में से जिसको चाहे। मैं बता रहा था कि हम जहां थे, जब बैठे थे उदय भाई, कि हमारे गांव से हमारे जहां हम बैठे थे थोड़ी सी 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल है बसी में, 800 बच्चे हैं, बच्चियां हैं वहां, और टीचर कितना है? 3। हो सकता है हरियाणा के दूसरे इलाके में भी टीचर कम हो, मैं नहीं कहता, लेकिन 800 बच्चों पे 3 टीचर। कौन कहेगा कि पढ़ाना नहीं चाहते हैं? अगर एक एक सरकारी स्कूल में आज भी 800 बच्चे हो प्राइमरी मिडिल स्कूल में, तो कौन पढ़ाना नहीं चाह रहा है? समाज पढ़ाना कैसे नहीं चाहेगा? तो शिक्षा की तो ये हालत है हमारे यहाँ।
बहुत दयनीय हालत है। मैं नकारात्मक आदमी नहीं हूं, मैं खूबियां ढूंढता हूं अक्सर जगहों पर, अक्सर चीजों में। मैं सकारात्मक आदमी ढूंढता हूं कि कोई अच्छी बात हो तो आपको बताऊं। और भारत का पहला मुकदमा, शिक्षा पे बात कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, राइट टू एजुकेशन को लेकर के भारत का पहला मुकदमा उस बेवकूफी मेवाती, जिसको हम लोग समझते हैं कि मेवाती बेवकूफ है, अनपढ़ है, भारत का पहला मुकदमा राइट टू एजुकेशन को लेकर के मेवात में दर्ज हुआ है। आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। और हमारे एक साथी ने यह किया कि मेरी बेटी 6ठी क्लास में पढ़ती है, यहां कानून और राइट टू एजुकेशन के तहत 7 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन यहां शिक्षक कितना है? 2, इसलिए हमें न्याय दिया जाए। और जब वो उसमें नोटिस हुई शिक्षा विभाग को वगैरह 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 को, तो आखिर माननीय मुख्यमंत्री, उसमें चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बनाया था उस साथी ने, जब नोटिस हुआ तो पिछले दिनों एनजीओ से जो है कुछ टीचर लगाए गए। मैं उनका सम्मान करता हूं और स्वागत करता हूं कि उन्होंने 603 टीचर उन्होंने लगाए प्राइमरी और मिडिल में। सरकार ने उस मुकदमे की वजह से लगाया उन्होंने, ताकि वहां कह सके कि मैं प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले तो शिक्षा की यह स्थिति है। मैं समझता हूं कि शिक्षा पे इतनी बातें काफी हैं। हेल्थ को लेकर के मैं बातें ज्यादा इसलिए नहीं कहता कि हेल्थ को लेकर जो सरकारी सिस्टम है, अस्पताल है, शायद यहां भी वैसा ही होगा, वहां भी वैसा ही ये। और वहां के किसी भी, अब तो थोड़ा सा दो जगह आई हैं लड़कियां, वहां के जो वो मेरे हमारे यहाँ जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, कभी आप आके देखें सरकार की। मैं समझता हूं कि यहां भी वैसे ही हालत होगी, वहां भी वैसे ही हालत है, उसकी बुरी हालत है। मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि गाय और मेवात का क्या मामला है। मैं सीधे अब उस पर आता हूं। इतनी बात देखो, गाय और मेवात को लेकर के समझने की जरूरत है। सबसे पहले कि मेवात के लोग किसान हैं, गरीब हैं, पहाड़, अरावली पहाड़ गुजरता है। गाय पालन और बकरी पालन में शुरू से ही वो बहुत आगे रहे, नंबर 1 पे रहे हमेशा से। आज भी इतनी कठिनाइयों के बाद आप चल सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं। बल्कि उदय भाई की बातों से और उनसे मुझे ये लगा कि मुझे एक डायरेक्टरी बनाना चाहिए सभी गांव का। मेवात में 416 गांव है, 325 पंचायतें हैं। एक डायरेक्टरी मैं बनाऊं कि किस गांव में कौन आदमी कितनी गाय पालता है, पूरी एक डायरेक्टरी बनाऊं, उनका डिटेल बनाऊं। और कल से मैं प्रयास करूंगा ये बनानी चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में लोग गाय पालते हैं। 13 सितंबर 2015 को भारत का सबसे पहला मुस्लिम गौपालक सम्मेलन मेवात में होता है, भारत का। और हजारों सैकड़ों लोगों को इनाम से यही खट्टर साहब नवाजते हैं। देखो हैरत की बात, देखो सबको सम्मानित किया जाता है गौपालकों को। उस वक्त के भाषणों को सुना जा सकता है कि किस तरह वहां के गौपालकों का महामंडन किया गया। ठीक बात थी, उस लायक से किया गया। मौलाना उमैर इलियासी साहब दिल्ली में रहते हैं, वो अध्यक्षता कर रहे थे और मुख्य अतिथि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी थे। हो गौपालक आए, गाय लेके आए, गाय भेंट किया, बहुत ही सुंदर गाय माननीय मुख्यमंत्री को भेंट किया गया उस मौके पर। 13 सितंबर 2015 की यह बात है। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत मुझे खुशी हुई, और जो भी भाषण में उन्होंने, आप सुन सकते हैं, उन्होंने कहा। और उसके थोड़ी ही दिनों के बाद क्या होता है, बकरीद का मौका आ रहा था। उस समय के जो गौ रक्षा के नहीं कर सकते, वो एक उनका बोर्ड बना हुआ है, गौशाला कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे हमारे मेवात के एक साहब। उन्होंने क्या किया कि जो वहां बिरयानी लोग बेचते हैं, जाकर के बिरयानी के देग में से, हम लोग पड़ोस में झांकना अच्छा नहीं समझते हैं, और सरकार ऐसे लोगों को तैयार की है कि बिरयानी होटल में बन रहा है, बिरयानी के देग में से जाकर के निकाला जाता है चिकन मटन जो भी रहा हो, और उसको ले जाकर के जांच कराती है। और बताने वाली बात उसमें यह है कि आप सड़क पे, घर में, होटलों में आप निकाल के बिरयानी चेक कराते हैं। किसी भी बिरयानी में, आप सरकार की रिपोर्ट आप पूछ सकते हैं आरटीए लगाकर, किसी भी बिरयानी में गाय का, बीफ का मीट नहीं पाया गया। सब लोग बिरयानी, लेकिन सरकार जांच कराती है। तो मैं कहता हूं क्यों, क्या पूरे हरियाणा में जांच हुआ, कहीं सिर्फ मेवाती में क्यों? इसलिए कि बदनाम भी करना है, राजनीतिक तौर पर फिर उसको मीडिया में भी लाना है, और इसका राजनीतिक लाभ जिनको पहुंच रहा है, वही लोग इन बातों को बढ़ावा देने का प्रयास।
अब हम आते हैं इन हत्याओं पर, जो अब ये हत्याओं का सीरीज पहलू से शुरू होता है और अब नासिर जुनैद तक हम लोग आते हैं, पर ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हत्याएं क्यों होने लगी अचानक गाय को लेकर के। इतने अच्छे गौ माता के दुलारे प्यारे लोग हैं कि यहां भिवानी में है, चूंकि जो नासिर और जुनैद की हत्या हुई है उसमें जो है मोनू राणा नाम का आदमी, वही अपने भिवानी के वो लोहारू के उस गांव का है जहां हत्या हुई है, 400 मीटर पे उसका घर है मोनू राणा का। उसको राजस्थान के एक बिल्कुल भीतर गांव में जहां सड़क नहीं जाती है पक्की, उस गांव के एक आदमी का कैसे पता चलता है कि वो गाय को काटता है, उसका गाय बेचता है? मैं हर मंच पे ये सवाल कर रहा हूं पिछले दिनों से, कैसे पता चलता है? तो कोई कहेगा भाई उसको वहां का जो है कोई मुखबिर होगा। नहीं 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 नहीं, मुखबिर नहीं है। ये जो गौ रक्षक बन रहे हैं मेरे भाइयों, आप दिल से समझो, मैं आस्था का सम्मान करता हूं। और मैं एक बात बीच में फिर बता दूं कि 2015 में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गौपालक सम्मेलन किया, उसके बाद मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिना उसके आपको मैं बता रहा हूं कि चाहे उस सम्मान का हो, चाहे वो एक माहौल बना कि बहुत से बड़ी संख्या में लोगों ने गाय का गोश्त खाना बंद किया लोगों ने कि यार जिसकी वजह से हत्या हो जाए, जब मौत हो जाए, जब इतना बड़ा ये है, बंद करना चाहिए। तो बड़ा हिस्सा लोगों ने गोश्त खाना बंद किया। ये बहुत अच्छा उसका रिजल्ट था। चलो, हालांकि देश में आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और क्यों हमारे यहाँ के लोग ये बंद करते हैं? क्योंकि देखो ब्रिज वहां से नजदीक है। जो लोग मानते हैं, धर्म को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म और उनका नानिहाल वो मेवात से लगता हुआ है। जो ब्रिज के 80 कोस की परिक्रमा होती है वो मेवात होकर गुजरता है। तो लोग इसका सम्मान करते हैं। जानते होंगे इतिहास को जानने वाले लोग कि आज भी मेवात में आज भी जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो अपनी चीजें महादेव, भगवान महादेव के नाम पे शुरू करते हैं, आज भी करते हैं। उनकी आस्था मानते हैं, उनके लिए मिन्नतें मांगते हैं आज भी। तो इसलिए गाय का गोश्त खाना वहां के मुसलमानों ने बहुत कम कर, 90% लोग मैं समझता हूं, क्योंकि मैं अंदर से सर्वे करके लोगों से ईमानदारी से पूछता हूं। एक गौ सम्मेलन हो रहा था, मुसलमानों की तरफ से एक पंचायत हो रही थी। एक साहब बहुत अच्छे वक्ता थे, मैंने उनसे कहा कि यार आप बात रखो, बोलो इसमें। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलता। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलता। उन्होंने नहीं बोला। बाद में मैंने उससे कहा, फिर एक दूसरे प्रोग्राम में वो शामिल थे, मैंने कहा कि आप इस पर बात रखिए। उन्होंने भाषण दिया तो मैंने उनको अकेले में ले जाके पूछा कि आपने पिछले पंचायत में जो हम लोग कर रहे थे उसमें आप बात नहीं रख पाए और आज आपने रखा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अशफाक की ईमानदारी की बात यह है कि पिछले जो जलसे में हम लोग गए थे पंचायत में, तो उस वक्त मैं गाय का गोश्त खा के गया था, इसलिए मेरी आत्मा ने इजाजत नहीं दिया कि मैं जिस गोश्त को खा के जा रहा हूं मैं उसी के खिलाफ भाषण दूं। मैंने कहा देखो आपकी ईमानदारी का मैं ये करता हूं, अब मैं नहीं खाता हूं, अब मैं बोलूंगा। मैंने अपने घर में बैन कर दिया। ऐसे हजारों लोगों को मैं जानता हूं। तो ये खेल क्या है? मेवात का, राजस्थान का, या हरियाणा का इलाका, ये दिल्ली से नजदीक है, आप समझे इसको, ये नजदीक है। क्या होता है कि ये जो गौरक्षक आप जिनको देख रहे हो सोशल मीडिया पर राइफल लहराते हुए, ये असल में गौ तस्कर हैं। किसी मेवाती की इतनी हिम्मत होगी कि भिवानी से गाड़ी में भर के गाय ले जाएगा मेवात, जहां सैकड़ों चौकियां हैं, थाने हैं, जिला की चौकियां हैं, रोहतक से भर करके ले जाएगा वहां तक गाय। पर सोच के तो देखो, जिसका भाई मारा गया हो, जिसके गांव के लोग मारे गए हो, वो इतनी हिम्मत जुटाएगा कि हिसार में आएगा और हिसार से गाय को गाड़ी में ला देगा और इतने पुलिस की चौकियां यहां से वहां तक और उसको यहां से चढ़ा करके ले जाएगा। खुदा की कसम ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। कोई भी साइकोलॉजी पढ़ा हुआ, फिलोसफर पढ़ा हुआ आदमी इसको स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई मेव आएगा और रेवाड़ी से 100 किलोमीटर से गाय अपनी उस गाड़ी में भरेगा और उसको लेके जो इतना पुलिस से बचते हुए अपने यहां चला जाएगा। ये संभव नहीं है। ये करते यही लोग हैं जिनको आज जो लोग गौ रक्षक समझ करके पूजा कर रहे हैं, जिनके लिए बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं जिनको बचाने की, वही लोग इन गायों को पहुंचाने का काम वहां तक करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेवात में ये नहीं बिल्कुल हो रहा है, करते क्या है, ऐसे लोग हैं जिसमें सभी समुदाय के लोग मिले हुए हैं मेवात में, वो इन लोगों से मिले हुए हैं, इनकी टीम है, वो गाय को काटते हैं, गोश्त बनाते हैं और दिल्ली के 5 स्टार होटलों में सप्लाई करते हैं। नहीं तो गाय का गोश्त इतना महंगा है, थोड़े हीरोइन, चरस का कारोबार नहीं है कि हाँ कोई गाय का गोश्त बेचने वाला करोड़पति हो जाएगा और इसके लिए जान को जोखिम में रख देगा। नहीं कर सकता। वो इसलिए करता है कि उनका गोश्त भी दिल्ली के बाजारों में महंगे होटलों में बिकता है और ये जानते हैं। गौ सप्लायर
जो अपने को गौ कथित जो है गौ रक्षक है, ये असल गाय के सप्लायर है और मीट के सप्लायरों के साथ इनका लेन देन है। और जहां लेन देन बिगड़ता है, लेन देन को लेकर जहां दिक्कत होती है, वहां इनका आपस में झगड़ा शुरू होता है। वो भी बेईमान होंगे, करने वाले लोग बेईमानी करते हैं। जब बेईमानी शुरू होती है तब ये जाते हैं। और इसको समझने के लिए मैं इसी घटना को सबूत के तौर पे पेश करता हूं। नासिर और जुनैद हरियाणा का रहने वाला नहीं था। यहाँ के गौरक्षकों को 20 किलोमीटर राजस्थान के भीतर जाकर के गाय बचाने की फिक्र हो रही है भैया, सोच के देखो आप। और जो नासिर जुनैद मारा गया है, उसके 5-10 किलोमीटर तक गाय का कोई नाम ही नहीं। पुलिस के पास भी कोई किसी तरह की कोई बात ही नहीं कि हाँ गाय काट रहा था, गोश्त ले जा रहा था, गोश्त बेच रहा था, कुछ भी, या गाड़ी में उसके गाय थी, कुछ भी पकड़ा गया हो तो आप बताओ। आप सब लोग मीडिया से जुड़े होंगे, कभी कोई चीज आई हो तो कोई भी दूर दूर तक गाय का कोई नाम निशान नहीं है। नासिर जुनैद के मामले में कोई मिसाल नहीं, कोई मिसाल नहीं। फिर भी आज हत्या हो जाने के बाद उन मुस्लिमों को, मैं नहीं कहता कि वो कातिल है कि नहीं, देखो ये तो सही बात है कि अदालत प्रूफ करेगी। कोई भी जिसका नाम आया है उसको अदालत बताएगी, उस पर जांच होनी चाहिए, ठीक है, ये सब ठीक है। लेकिन जिनका नाम आया है मुकदमे में, उनको बचाने के लिए अगर कहीं भी अगर कोई एक शख्स भी अगर खड़ा होता है, मैंने वहां के शुरुआत से मैं कहता हूं कि मेरे लिए नासिर और जुनैद की हत्या किसी मुसलमान की हत्या नहीं है। मेरे लिए नासिर और जुनैद की हत्या 2 भारतीयों की हत्या, जो भारतवासियों की हत्या है। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते? क्यों हम सोचते हैं कि मुसलमान की हत्या है? 2 भारतवासियों की हत्या है, और 2 भारतवासियों को हत्या करने वाला आतंकवादी ही हो सकता है। वो आतंकवादी है जिसने भी किया है, उसको हमें सीधे आतंकवादी कहना चाहिए, उसको गौरक्षक भक्षक करने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए कि 2 भारतीयों की हत्या हुई है, धर्म बाद में है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मैं पक्का मुसलमान हूं, लेकिन उससे पहले पक्का भारतीय भी हूं, उससे पहले पक्का भारतीय। और हम उनकी संतान है, हम उनकी औलाद है। इस देश को से बिल्कुल वैसे हमें मोहब्बत है। तो ये 2 हत्या करने वाले लोग, 2 लोगों की जो हत्या हुई है, ये दोनों हमारे भारतीय हैं, और इन दोनों भारतीयों को न्याय मिलना चाहिए। मैं ये बात करता हूं और कहता हूं कि जो लोग इन 2 भारतीयों के मारने वालों के लिए जलसे जुलूस कर रहे हैं, जिनके लिए पंचायतें कर रहे हैं, पंचायतों में नफरत की बातें कर रहे हैं, वो इस देश का भला नहीं चाहते। रही मेवात की और बात में, मेवात को मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे मीडिया में। क्यों? क्या इसलिए कि वहां मुस्लिम बहुसंख्या में है, इसलिए कह रहे हैं, या किस लिए कह रहे हैं? आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप क्राइम का डाटा निकालिए, क्राइम का डाटा निकालिए। मेवात क्राइम में कहां पे है? आज तक मेवात में कोई गैंग नहीं है, कोई गैंग नहीं है। कभी आपने नहीं सुना होगा भाई लॉरेंस बिश्नोई जैसा कोई आदमी मेवात में पैदा हो गया। अगर क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग होते तो वहां गैंग होता, क्योंकि बिल्कुल गुड़गांव नजदीक है, लूटपाट और चौथ वसूलने के लिए, हफ्ता वसूलने के लिए। लेकिन आज तक के इतिहास में कोई गैंग मेवात में नहीं। फिर कैसे भाई? आतंकवादियों का इलाका है, बहुत क्रिमिनल लोग वहां होते हैं, बहुत क्राइम हो रहा है। कौन सी क्राइम में ज्यादा है? अच्छी बातों को तो आप सोच लो कि जब पूरे हरियाणा में मेल और फीमेल का रेशियो कम हो रहा था, तो पूरी दुनिया में इज्जत बचाने का काम मेवात कर रहा था कि 1000 मर्दों पर 980 लड़कियां थी। बचा तो रहा था, इन बेटियों को बचाने का काम मेवात कर रहा था। कभी उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। तो क्राइम कौन सा हो रहा है जिसकी वजह से मेवात कहते हैं कि क्रिमिनलों का इलाका? कौन सा क्राइम? कोई क्राइम ऐसा नहीं है। कभी मेवात में सड़क पर किसी को गोली नहीं मारी गई। बताओ, अगर आप जानते हो तो आप मुझे बताओ इतिहास, या आपने मीडिया में रखते हो तो। पर्सनल झगड़े में कोई भाई अपने भाई को मार दिया होगा, लेकिन पूरे मेवात में मैं आजादी के बाद से अब तक की, आज तक की बात करता हूं, दलित समाज के लोग या हिंदू समाज के जो लोग भी 20% हैं, अगर किसी हिंदू समाज के किसी एक आदमी को गोली मारा गया हो, या काटा गया हो, या किसी ने छुरी भोंक के मार दिया हो, तो बताओ इतिहास में कोई? कहते हैं कि मेवात के लोग जालिम है। कोई इतिहास हो तो आप हमारे पास लेके आओ। अभी हरियाणा सरकार की खबर पूरे मीडिया में, प्रिंट मीडिया में छपी है, प्रिंट मीडिया में खबर छपी है कि हमारे हरियाणा में 242 या 45 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। आपने पढ़ी होगी शायद, सभी अखबारों में आया है। उसमें जब मैं मेवात का पढ़ रहा था तो एक आदमी है बस, किसी में 20, किसी में 30, किसी में 40 मोस्ट वांटेड, लेकिन मेवात में सिर्फ एक आदमी मोस्ट वांटेड। कहां क्रिमिनल है भाई? कागज पे पढ़ के तो हम देखे कौन सा क्रिमिनल है। हमारे यहाँ के इतने
वहां टीचर रहते हैं हमारे इस मेवात के और इलाके के, आप जाकर के आकर के आप देख सकते हैं। बताओ कि किसी एक शिक्षक के साथ कभी किसी तरह का कोई जुल्म हुआ हो तो आपको नहीं मिलेगा। तो मेवात को हम इसलिए जो लोग बदनाम करते हैं वो इसलिए बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको इसका राजनीतिक फायदा होता है। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की बात इसलिए होती है, चाहे गाय के नाम पर हो चाहे पाकिस्तान के नाम पर हो। क्यों पाकिस्तान का जिक्र हम बार बार करते हैं? क्यों पाकिस्तान का जिक्र हम बार बार करते हैं? पाकिस्तान से क्यों हम मेवात के को सभी देते हैं? ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो आज कहते हैं अखंड भारत बनाएंगे, बताते कहते हैं ना, ये वही लोग हैं अखंड भारत बनाने वाले लोग। जब आप जमीन पर जाकर के भारत के बंटवारे को ठीक से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि भारत का बंटवारा सिर्फ जिन्ना की मर्जी से नहीं हुआ था, बल्कि जिन्ना भी उन लोगों के इशारे पर उस वक्त नाच रहे थे जो लोग आज फिर से अखंड भारत की बात करते हैं। जब उतने मुसलमान उनको स्वीकार नहीं थे तो क्या 25 करोड़ और मुसलमान को भारत के साथ जोड़ेंगे? अरे इन्हीं को तो रोजगार दे दो जो है अब यहाँ, अखंड भारत बाद में बचाना। जो भारतीय इस वक्त है इन्हीं भारतीयों को रोजगार दे दो, इनके किसानों की हालत को सुधार दो, इनके गरीबों की जिंदगी सुधार दो, तो हम समझेंगे क्यों रहा है। तो मेवात का ये पूरा सिनेरियो है। मेवात को गाय के नाम पर अभी बदनाम किया जाता रहेगा, ये बात सभी साथियों ने कह दी। मैं ये कहता हूं हमारे यहाँ 3-4 साल पहले, 4 साल 5 साल पहले ये हुआ कि एक जो है हमारे लाला जी की एक लड़की एक मुसलमान लड़के के साथ शादी उसकी चली गई, उन लोगों ने शादी कर लिया। बड़ा हंगामा हुआ फिरोजपुर झिरका में, बड़ा हंगामा। फिरोजपुर झिरका में ही इन्हीं हिंदुत्ववादी, मैं सनातन धर्मी नहीं कहता, दोनों में थोड़ा फर्क है, आप जब गौर करेंगे, हिंदुत्ववादी लोगों ने वहां बड़ा पंचायत किया और ये तक कहा कि जहां मिले मुसलमान की लड़कियां इसको रेप कर दो, फला कर दो, उठा के ले जा, सब तरह की भाषणें वो करते, मतलब उन्होंने किया, उस वक्त भाषण किया। जब माहौल शांत हुआ, आज वो लड़की वहां जिला परिषद की मेंबर बनी हुई है। मैं ये घटना इसलिए बताना चाहता हूं कि उस वक्त पूरी मीडिया, पूरा इलाका, पूरा ये एक पंचायत हुई तो एक जो है आपकी तरह पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लड़की को वापस कर देना चाहिए उनको, अगर वो चाहते हैं उनका माता पिता। तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, हम तैयार हैं, मजबूत आदमी थे, लीडर थे। उन्होंने कहा कि 11 लड़कियां भी तो हिंदू भाइयों के यहाँ है, पहले उन मुस्लिम लड़कियों को वापस करो। हम जैसे लोग थे, हमने कहा भैया अरे लड़की पसंद कर ली, चाहे मुसलमान की जैन भाई को कर ली, चाहे लड़की उसकी कर ली, उनके पसंद हो गया, वो शादी कर लिया, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रहने तो दो, उनको कम से कम जीने तो दो, उनकी मर्जी से है। लेकिन हुआ क्या उस समय का, वो घटना मैं बताना चाहता हूं। उस समय हमारे फिरोजपुर झिरका में एक बना देव सेना, मैं उधर आना चाहता हूं। कौन सी सेना? देव सेना। झड़ से मुसलमानों की पंचायत हुई मेव की, उन्होंने कहा कि यार हम लोग भी बनाएंगे मेव सेना, मेव सेना बनाएंगे। मुझे भी बुला रखा था लोगों ने जिंदा आदमी समझ के। मैंने सुनी बात, खूब सुनने के बाद मैंने कहा कि भाइयों इस देश में भारत की सेना काफी है, इस देश की सुरक्षा के लिए हमारी भारतीय सेना काफी है। न तो यहां आदम सेना की जरूरत है, न मेव सेना की जरूरत है, न देव सेना की जरूरत है। जो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो बजरंग दल बनाए, वो और कोई दल बनाए, और कोई सेना बनाए। मेव समुदाय की तरफ से कोई सेना नहीं बनाया जाएगा। मुझे अपने इस देश पर, इस संविधान पर पूरा भरोसा है, हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे और नहीं बनने दिया, नहीं बनने दिया। तो इस गाय की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स की क्यों जरूरत है? क्या खट्टर साहब कहेंगे कि उनको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है? क्या कहेंगे उनके डीजीपी कि हमारे लोग सक्षम नहीं है? क्यों? अगर हो रहा है कुछ ऐसा तो हमको अपने इंटेलिजेंस पर, अपने प्रशासन पर, अपनी पुलिस पर भरोसा करना चाहिए। वरना अगर इस तरह, जिस तरह गाय के सप्लायरों को ये नए नए मॉडर्न हथियार जो सोशल मीडिया पे हमने देखा था, अगर इस तरह के हथियार दिए गए तो इस मुल्क में शांति कैसे ला सकती? वो शांति चाहने वाले लोग कैसे हो सकते हैं? एक आम आदमी को हथियार पकड़ाने वाला आदमी मतलब देश से मोहब्बत करने वाला कैसे हो सकता है? वो देशद्रोही हो सकता है, वो कभी देश प्रेमी नहीं हो सकता है। इसलिए इस वक्त मैं ये चाहता हूं कि हम ऐसे सब लोग जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ राजनीति से नहीं, चुनाव में आपको जो अच्छा लगता है आप अपने कैंडिडेट को देते होंगे,
सरपंच है, विधायक है और आगे की चीजें हैं। जो अच्छा लगता है आप देते होंगे, मैं नहीं कहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग इस हिंदुत्व और मुसलमानों की बातों को बढ़ा करके इस देश में नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को आप जैसे प्रबुद्ध लोग जवाब दें। और ये गाय के मुद्दे को लेकर जो मेवात के साथ हो रहा है, इसमें आप कंफ्यूजन दूर करके रहे कि क्या हो रहा है। मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात शायद आपको कहने में मैं सक्षम हुआ हूंगा कि आप समझ पाए कि ये गाय रक्षक और गाय भक्षक के बीच का जो ये क्या रिश्ता है, इसको सही संदर्भ में समझने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हरियाणा के किसी भी इलाके में कोई शख्स अगर या कोई ग्रुप या कोई संस्था या कोई संगठन अगर वो चाहता है कि इस मुद्दे को समझें, तो मैं उन्हें ये बताने के लिए तैयार हूं। और वो जब सुनेंगे समझेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हमारा पक्ष मजबूत है। पिछले दिनों मैंने कहा था हमारे अपने डीसी साहब से, हमारे मेवात के अजय कुमार जी से, मैंने कहा कि ये जो आप कह रहे हो कि भाई गौरक्षक का दल बनाया है, तो आप सब लोगों ने भी सुना होगा कि सरकार ने एक ऐप बनाया था प्रयास। क्या पता आप लोग में से कुछ साथी जरूर जानते होंगे। प्रयास में क्या किया है सरकार ने कि नशा के कारोबार को रोकने के लिए हर गांव में कमेटी बनाई। उसी पर बनाया, ऐप पे ही बनाया, जमीन पे यहां बनाया कि नहीं मैं नहीं जानता। उसमें किसको शामिल किया है? उसमें सरपंच शामिल है, उसमें चौकीदार शामिल है, उसमें नंबरदार शामिल है, उसमें आंगनवाड़ी का वर्कर शामिल है, उसमें आशा वर्कर शामिल है, ये शामिल है। मैंने कहा कि इस गाय को अगर लेकर के, मेवात को लेकर के इतनी दिक्कत है, तो गांव के इसी कमेटी को जिम्मेदारी दे दो आप और कह दो कि अगर जिस गांव के पंचायत में अगर गाय को काटा हुआ मीट का कारोबार हुआ, वहां के सरपंच का पावर छीन लेंगे और उसको जेल में डाल देंगे। आप कहो नंबरदारों को भी अब सैलरी देते हो, आप नंबरदारों से कहो कि अगर आपके गांव में अगर कोई शख्स गाय काटता हुआ, मीट बेचता हुआ मिल गया तो आपकी नंबरदारी चली जाएगी। यही काम चौकीदार को, यही आंगनवाड़ी वर्कर को और यही आशा वर्कर बहन को आप कह दो और उनको आप लेटर निकाल दो उनके लिए कि अगर आपके गांव में ये काम होता है तो हम आपके साथ ये करेंगे। अगर किसी गांव में गाय की हत्या हो रही है तो उसको बंद करने का इससे ज्यादा जमीनी कोई तजर्बा नहीं किया जाता जो उस गांव में मौजूद है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि इसको तजर्बा करके सरकार को देखना चाहिए कि कैसे कोई जो है किसी तरह का कारोबार कैसे कर सकता है, नशा का कारोबार या गाय के गोश्त का कारोबार कैसे कर सकता है, जब गांव का सरपंच, वहां का नंबरदार, वहां का ये सारा 5-7 जो मैंने आपको गिनाया ये करता है। तो ये चीजें अगर कहीं हो भी रही है तो बंद हो जाए। उस सब के बावजूद अगर इस देश में किसी ने गाय का कारोबार कर लिया या गाय ले गया या गाय ले जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो काटने के लिए ले जा रहा है। मेवात के किसान आज बहुत परेशानी में है, क्योंकि वो गौपालक हैं। आज वो बहुत परेशान है कि यार कैसे अच्छी नस्ल की गाय मैं बाहर से लेके आऊं, क्योंकि क्या पता पूरे लिखा पड़ी। पहलू खान जिसकी हत्या हुई थी उसमें 17 में, जून 17 में हुई थी हत्या, वो तो राजस्थान से समिति का वहां से वो मिलता है, उनको रसीद वसीद सब लेके आ रहा था, 7 रसीदें उसके साथ, पूरा लिखा पढ़ी के साथ वो गाय लेके आ रहा था। लेकिन उसको रोड पे रोका और बिना कुछ पूछे उछे गाय उतरवा ली और उसको मारा। अभी हमारे एक साथी ने कहा था बहुत अच्छी बात कि हरियाणा में जहां कहीं भी गाय पकड़ी गई है, आप एक RTI लगा के पूछ लो कि वो गाड़ियां कहां गई जिन गाड़ियों में ये पकड़ी गई, वो गाड़ियां कहां गई। सच्चाई ये है कि वो गाड़ियां काट के बेच दी पुलिस वाला, और गाय में से 2 पहुंचा दी, कहीं पकड़ा भी गया ऐसा तो बड़े अधिकारी के साथ, 2 को पहुंचाई गौशाला में और 5 को पहुंचा दिया उधर, जिनके बारे में उनको पता है तो काट के दिल्ली में ले जाके इसको 500 रुपए किलो बेचेंगे। मेव तो बेचारा 100-150 रुपए किलो खाएगा, वो 500 किलो उस किलो, ये क्या है। और RTI लगा के यहाँ के साथी मैं कहूंगा भाई, मैं तो लगाऊंगा तो मुझे परसों ही जेल में बंद कर देगी पुलिस। आप सब लोगों में से कोई साथी यहाँ से RTI लगा के पूछो SP को कि भाई अब तक कितनी गायें पकड़ी गई, कहां कहां की पकड़ी गई, किस में गौशाला में रखी गई, उसकी रसीदें, और साथ ही साथ जो गाड़ियां पकड़ी गई वो गाड़ियां कहां है। एक RTI लगा दो, आपको सारा राज खुल के आ जाएगा, सारे गाड़ियों को काट के बेचा गया है। मुझे पुलिस वाले नहीं कान में कहा पिछले दिन। तो ये पूरा खेल है मेरे साथियों। मैं चाहता हूं कि किसी की आस्था का सम्मान जरूर होना चाहिए। गायें अगर कहीं कटती हैं तो नहीं कटे, लोकतंत्र में भी हमें सम्मान करना चाहिए एक दूसरे की आस्था का। मैं इसका समर्थक आदमी हूं, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इस तरह से गलत तरीके से इसको
ओट की तरफ ले जाने के लिए इस तरह का बंदूक हथियार पकड़ा करके किसी का कत्ल कराएं, ये कभी कोई दुरुस्त नहीं कर सकता है। ये कत्ल भारतीयों का कत्ल होता है, इसलिए इसको मारने वाले भारतीय नहीं हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि गाय को लेकर के आपने सारी बातें समझ ली होंगी। अगर आपके प्रोग्राम में ये होगा सवाल और जवाब, तो हमारे साथी सवाल और जवाब कर सकते हैं, अगर आप रखते हैं ऐसा तो, ताकि मैं सवालों का जवाब दे सकूं। एक चीज़ कह के मैं अपनी बात अब ख़त्म करता हूं, जो मैंने आप सब ने सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको एक बार कह के अपनी बात ख़त्म करता हूं कि साहिर लुधियानवी की वो नज़म आपने सुनी होगी, खून अपना हो या पराया हो। सुनिए आप लोगों ने? नहीं सुनिए तो मैं इस नज़म के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा। साहिर ने एक नज़म लिखी थी, उसका कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूं। खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो के मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर।